जय हिंद। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने ही डीआईजी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एसीबी में ही तैनात एक थानेदार ने पुलिस में शिकायत की कि डीआईजी द्वारा एक और पुलिस के कर्मचारी को रिश्वत में फंसे होने के मामले से बचाने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। इसके साथ ही ऑडियो और वीडियो क्लिप भी एसीबी में जमा कर दिया गया। इसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई और फिर डीआईजी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या कानूनी पक्ष है, क्या डीआईजी को ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है? इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में अपना वैल्यूएबल कॉमेंट जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प मामला है। अब ये पूरा केस आखिर शुरू कहां से होता है और खास तौर पर जिन डीआईजी की हम बात कर रहे हैं वो अब प्रमोट होकर आईजी होमगार्ड बन चुके हैं राजस्थान में। ये पूरा मामला शुरू होता है 4 अक्टूबर 2021 से। अब राजस्थान में एसीबी के जवाहर सर्किल थाने में दर्ज एक कंप्लेंट में जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उससे रिश्वत लेते हुए लोकेश नाम के एक कांस्टेबल को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ ही रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एक हेड कांस्टेबल सरदार सिंह को भी अरेस्ट किया जाता है। अब ये पूरा एक रिश्वत का मामला है जो कि जवाहर सर्किल थाने में रजिस्टर किया गया। अब जो आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने लोकेश कुमार शर्मा नाम के कांस्टेबल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया, पर सरदार सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही। अब आरोप यह है कि यहीं पर कुछ खेला हो गया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक हेड कांस्टेबल सरदार सिंह का भाई है प्रताप सिंह, वो भी पुलिस में ही है और पुलिस लाइन में तैनात था। अब जो डीआईजी विष्णुकांत जो पकड़े गए हैं उनके साथ वो एसओजी में यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भी साथ था और उनके गनमैन के तौर पर तैनात था। अब गनमैन के साथ नजदीकी वैसे भी बढ़ जाती है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपने भाई सरदार सिंह के पकड़े जाने के बाद प्रताप सिंह पहुंच जाता है डीआईजी साहब के पास। अब डीआईजी साहब के पास जाकर वो कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश करता है। वो कहता है कि 9.5-10 लाख में मामला सर सेटल हो जाएगा और उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अपने पास कर लेता है। यानी कि जब वो डीआईजी के पास गया तो उसने रिश्वत की पेशकश की और उसमें जो भी वार्तालाप यानी इंटरेक्शन हुई उसको उसने ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया। अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसने अपने भाई जो कि रिश्वत के मामले में फंसा हुआ था सरदार सिंह, उसको भेज दी। सरदार सिंह ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आगे एक और पुलिस के थानेदार सतपाल पारिक को भेज दी व्हाट्सएप के जरिए। सतपाल पारिक को जब ये व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली तो वो भी इस बात से कन्विंस हो गया कि डीआईजी साहब ने रिश्वत मांगी तो है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सतपाल अपने मामले को और मजबूत बनाने के लिए सरदार सिंह के पास जाता है और सरदार सिंह की एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें सरदार सिंह पूरा बयान करता है कि किस तरह से वो इस मामले में फंसा, उसके बाद डीआईजी से संपर्क किया, तकरीबन 9.5 लाख रुपए में मामला सेटल हुआ और 2 किश्तों में उसने ये रिश्वत डीआईजी तक पहुंचाई। पहले उसने 7 लाख रुपए दिए, उसके बाद दूसरी किश्त में उसने 2.5 लाख रुपए डीआईजी तक पहुंचा दिए। अब थानेदार सतपाल पारिक के मुताबिक उसके पास पूरे सबूत हैं और पूरी तरह से मामला मजबूत है, इसलिए वो अपनी शिकायत को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में पहुंच जाता है और वहां पर अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है जनवरी 2023 में। वो अपनी कंप्लेंट में पूरी बात, पूरा वाकया बयान करता है कि किस तरह से 2 लोगों को एसीबी ने एक रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। दोनों ही पुलिस के कर्मचारी थे, एक कांस्टेबल था, एक हेड कांस्टेबल था। कांस्टेबल के खिलाफ तो कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, पर हेड कांस्टेबल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कथित तौर पर कागजों पर ही लिख दी गई। वहीं इससे पहले जब कथित तौर पर यह रिश्वत दे दी गई 9.5 लाख रुपए की, तो उसके बाद क्या होता है, आईओ सरदार सिंह के खिलाफ चालान पेश नहीं करता, जबकि दूसरे कांस्टेबल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। अब यह फाइल पहुंचती है डीआईजी के टेबल पर। डीआईजी विष्णुकांत ने कथित तौर पर
डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को फाइल मार्क कर दी, यानी कि अभियोजन के डिप्टी डायरेक्टर को, उपनिदेशक को यह फाइल भेज दी कि आप अपनी राय दें कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। अब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अभियोजन के, वो कहते हैं कि इस मामले में सीधे तौर पर सरदार सिंह की भी इन्वॉल्वमेंट बनती है, मगर साथ में ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ विचार चर्चा के बाद आगे का एक्शन लिया जाना चाहिए। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आरोप यह है कि डीआईजी साहब ने किसी की राय लिए बिना जो जांच अधिकारी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट में कहा था वही सही मानते हुए यह लिख दिया कि अपराध प्रमाणित नहीं होता, यानी कि सरदार सिंह को सीधे तौर पर बरी कर दिया गया। अब इस बीच जब पुलिस ने यह लिख दिया कि सरदार सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सतपाल लगातार एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। उनके मुताबिक जनवरी में उन्होंने अपनी शिकायत दी, उसके बाद एसीबी ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी की, जिसको देखते हुए वो पहुंच गए अदालत में। अदालत में उन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरह से उन्होंने एसीबी में एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि जब एसीबी कोर्ट में पहुंचती है तो यह बताया जाता है कि पहले प्राथमिक जांच की गई और उसके बाद एसीबी ने पहले ही 13 सितंबर 2023 को एक एफआईआर रजिस्टर कर ली है। अब ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई इसमें आरोपी बनाया गया डीआईजी साहब को और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, धारा 8 और धारा 12 के तहत यह केस दर्ज कर लिया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जितनी भी धाराएं हैं वो आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामलों में ही लगाई जाती हैं और ज्यादातर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही लगाई जाती है। अब जो धारा 7 है पीओसीए की, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मिनिमम सजा जो है वो 3 साल की और मैक्सिमम सजा 7 साल तक की इसमें हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होगा। ऐसे ही जो सेक्शन 8 है वो भी रिश्वतखोरी से रिलेटेड है और जो सेक्शन 12 है उसमें लिखा है कि पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, इसके तहत भी मिनिमम 3 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है। अब एक टेक्निकलिटी समझनी जरूरी है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई मामला कोर्ट में पेश होना है, तो उसके लिए पुलिस फाइल अभियोजन अधिकारी के पास या डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पास क्यों भेजती है? डीआईजी ने फाइल डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पास क्यों भेजी? दरअसल पुलिस में भी हर स्टेट में, हर राज्य में और जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, उनमें पूरे मामले को चलाने के लिए 2 विंग होते हैं। एक पुलिस विंग जिसे एग्जीक्यूटिव विंग कहा जाता है, जो भ्रष्टाचारियों की या गलत काम करने वालों की धरपकड़ करता है। दूसरा विंग होता है अभियोजन विंग, यानी कि प्रोसिक्यूशन विंग, जो कि यह देखता है कि क्या यह मामला सही तौर से कोर्ट में स्टैंड करेगा, क्या यह मुजरिम सही तौर पर पकड़ा गया है, क्या इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। और उसके बाद जब वो मामला कोर्ट में चला जाता है तो अभियोजन अधिकारी ही उसको आगे कोर्ट में एजेंसी की तरफ से प्रेजेंट करते हैं। अब पहले क्या होता था कि प्रोसिक्यूशन विंग जो है कई ज्यादा जगहों पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता था, वो पुलिस अफसरों के नीचे होता था। इसलिए ऐसा माना जाता था कि पुलिस के अफसर जो चाहते हैं उस तरह की रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों से ले लेते हैं। पर धीरे धीरे प्रोसिक्यूशन की इंडिपेंडेंस बढ़ी, सीबीआई से लेकर अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट हुआ पूरी तरह से। और इंडिपेंडेंट होने के बाद अब प्रोसिक्यूशन के अधिकारी अपनी पूरी इंडिपेंडेंट राय देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अफसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं और प्रोसिक्यूशन के अफसर ये लिख देते हैं कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, ये केस कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाएगा। उसके बाद उस केस में चालान भी नहीं पेश किया जाता। तो प्रोसिक्यूशन की अहमियत इतनी ज्यादा होती है। बहरहाल अब आईपीएस अधिकारी विष्णुकांत की बात करते हैं। वो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, साल 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जेनेटिक्स में उन्होंने पीएचडी की है। इसके साथ ही पोस्टिंग्स उनकी राजस्थान में अलग अलग जगह रही है। साल 2017 से 2018 तक वो आरपीटीसी प्रिंसिपल जोधपुर रहे हैं। इसके साथ ही 2018 में वो कमांडेंट रहे हैं 1st बटालियन आरएसी के, और 2018 में ही वो एंटी करप्शन ब्यूरो में चले गए, वहां एसपी रहे, फिर प्रमोट होकर डीआईजी बने एंटी करप्शन ब्यूरो के। और इसके साथ ही वो एसपी जैसलमेर, सवाई माधोपुर, पाली, राजसमंद और एटीएस जयपुर में भी एसपी रह चुके हैं। अब कुल मिलाकर आखिर में इस मामले को देखने के बाद कुछ सवाल ये भी खड़े होंगे कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। उनके लिए तो प्रोसिक्यूशन सेक्शन
यानी कि अभियोजन की अनुमति पहले चाहिए होती है। देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार का जो मामला होता है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ले लेती है और उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अगर गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार भी सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर ही किया जाता है, तो जब गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अनुमति आमतौर पर ले ली जाती है और फिर कोर्ट में केस को चलाया जाता है। जय हिंद।